नमस्कार, पब्लिक न्यूज देख रहे हैं आप। लोकसभा का सत्र एक बार फिर राजनीतिक गर्माहट और तीखी बहसों का गवाह बना, जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने महिला आरक्षण बिल और उससे जुड़े मुद्दे पर विपक्ष को सीधे निशाने पर साधते हुए विपक्ष की दशकों पुरानी बहानेबाजी पे तीखा हमला बोला। लंबे समय बाद उनका वही परिचित आक्रामक और व्यंग्यात्मक अंदाज देखने को मिला, जिसने पूरे सदन का माहौल बदल दिया। यह केवल एक भाषण नहीं था, बल्कि पिछले कई दशकों की राजनीति, वादा और टाले गए फैसलों पर एक सीधा सवाल भी था। प्रधानमंत्री ने सदन में विपक्ष की उस चतुराई को बेनकाब किया, जिसमें वे समर्थन का दावा तो करते हैं, लेकिन उसे लागू करने के रास्ते में तकनीकी पूछ लगा देते हैं। भारत में महिलाओं के लिए 33% आरक्षण का मुद्दा कोई नया नहीं है। यह लगभग 3 दशकों से राजनीति के केंद्र में रहा है। कई बार यह बिल संसद में आया, कई बार इस पे बहस हुई, लेकिन हर बार किसी न किसी कारण से यह आगे नहीं बढ़ पाया। प्रधानमंत्री मोदी ने अपने भाषण में इसी इतिहास को याद दिलाते हुए कहा कि विपक्ष ने हमेशा टेक्निकल बहानेबाजी का सहारा लिया। प्रधानमंत्री ने सदन में विपक्ष की उस चतुराई को बेनकाब किया, जिसमें वे समर्थन का दावा तो करते हैं, लेकिन उसे लागू करने के रास्ते में तकनीकी पूछ लगा देते हैं। पीएम ने याद दिलाया कि कैसे पिछले 30 वर्षों से इस बिल को कभी ओबीसी कोटा, कभी मुस्लिम कोटा, तो कभी तकनीकी बारीकियों के नाम पे अटकाया गया। उनका कहना था कि किसी में भी यह साहस नहीं था कि खुले तौर पे इस बिल का विरोध करे, लेकिन इसे लागू करने से रोकने के लिए अलग अलग शर्तें और बाधाएं खड़ी की जाती रही। उन्होंने तंज कसते हुए कहा कि हिम्मत नहीं है विरोध करने की, लेकिन बहाने बनाने में कोई कमी नहीं छोड़ी गई। प्रधानमंत्री मोदी ने अपने भाषण में एक दिलचस्प और राजनीतिक रूप से महत्वपूर्ण बात कही। मोदी ने एक बड़ा राजनीतिक दांव खेलते हुए कहा कि सरकार को क्रेडिट की चिंता नहीं है। उन्होंने विपक्ष को क्रेडिट का ब्लैंक चेक देते हुए यहां तक कह दिया कि यदि बिल पास होता है तो वे सरकारी खर्चे पे विपक्षी नेताओं की फोटो छपवा कर उनका धन्यवाद करने को तैयार है। यह बयान विपक्ष के उन आरोपों की काट थी कि मोदी सरकार केवल चुनावी लाभ के लिए यह बिल लाई है। यह बयान अपने आप में एक राजनीतिक रणनीति भी थी। एक तरफ उन्होंने खुद को महिला सशक्तिकरण का समर्थक दिखाया, वहीं दूसरी तरफ विपक्ष को यह संदेश दिया कि अगर वे इस बिल का समर्थन नहीं करते तो वे महिलाओं के खिलाफ खड़े नजर आएंगे। विपक्ष की ओर से इस बिल को लेकर कुछ सवाल भी उठाए गए। खासकर राहुल गांधी और असदुद्दीन ओवैसी जैसे नेताओं ने यह मुद्दा उठाया कि इसमें ओबीसी, एससी, एसटी और मुस्लिम महिलाओं के लिए अलग से क्या प्रावधान है। उनका तर्क था कि केवल 33% आरक्षण देना पर्याप्त नहीं है, बल्कि उसमें भी विभिन्न वर्गों का प्रतिनिधित्व सुनिश्चित करना जरूरी है। लेकिन मोदी ने इसे भी बहानेबाजी करार दिया और कहा कि यही तरीके अपनाकर पिछले 30 सालों तक इस बिल को रोका गया। विपक्ष को डर है कि इस बिल का पूरा चुनावी लाभ भाजपा और मोदी को मिल सकता है, इसलिए जातीय जनगणना और ओबीसी कोटा जैसे मुद्दों को जोड़कर वे इस बिल की राह में देरी करना चाहते हैं। प्रधानमंत्री का तर्क है कि अब भांति भांति के बहाने नारी शक्ति को समझ नहीं आएंगे। जब आरक्षण का विरोध करने की हिम्मत नहीं बची तो तकनीकी मुद्दे पर इसे उलझाना केवल समय बर्बाद करना है। इस पूरे मुद्दे का एक और अहम पहलू है डिलिमिटेशन। जैसे ही महिलाओं आरक्षण बिल की बात आगे बढ़ी, वैसे ही सीटों के बंटवारे को लेकर भी बहस शुरू हो गई। कुछ नेताओं का कहना है कि डिलिमिटेशन के बाद जिन राज्यों की आबादी ज्यादा है उन्हें ज्यादा सीटें मिलेगी, जिससे दक्षिण भारत के राज्यों को नुकसान हो सकता है। उत्तर भारत विशेषकर यूपी की सीटें बढ़ेगी, जिससे दक्षिण का प्रभाव कम हो जाएगा। इस पर भी मोदी सरकार का पक्ष साफ है कि अभी कोई अंतिम फार्मूला तय नहीं किया गया और यह प्रक्रिया डिलिमिटेशन कमीशन के माध्यम से होगी। प्रधानमंत्री मोदी ने इस पर भी विपक्ष को घेरते हुए कहा कि बिना पूरी जानकारी के डर फैलाया जा रहा है। उन्होंने संकेत दिया कि यह मुद्दा भी राजनीतिक लाभ के लिए उठाया जा रहा है। जो लोग जितनी जिसकी आबादी उतनी उसकी हिस्सेदारी का नारा लगाते हैं, वे आज आबादी के आधार पर सीटों के बढ़ने का विरोध कैसे कर सकते हैं। यह एक बड़ा वैचारिक पलटीमार यानी कि यू टर्न है, लेकिन इस विचार पर भी मतभेद है। कुछ लोग इसे लोकतांत्रिक मानते हैं, जबकि अन्य इसे संविधान के मूल सिद्धांतों के खिलाफ बताते हैं। मोदी के भाषण में भी इस मुद्दे को अप्रत्यक्ष रूप से छुआ गया और संकेत दिया गया कि केवल आबादी के आधार पर प्रतिनिधित्व तय करना सही नहीं हो सकता। रिपोर्टों के अनुसार परिसीमन के बाद यूपी की सीटें 80 से बढ़कर 120 हो सकती है। विपक्षी दल इसे दक्षिण के प्रति अन्याय बता रहे हैं। विरोधियों का यह तर्क है कि 20 सीट वाले राज्य की केवल 10 क्यों बढ़ रही है और 80 वालों की 40 क्यों।
गणितीय रूप से निराधार है क्योंकि यह प्रतिशत के आधार पर होता है, लेकिन यहाँ तर्क यह है कि यदि आबादी के अनुपात में प्रतिनिधित्व संवैधानिक सिद्धांत है तो इसे नकारना असंवैधानिक होगा। यदि आज उत्तर और दक्षिण के बीच सीटों का असंतुलन है तो इसके लिए कांग्रेस की उन पुरानी सरकारों को कटघरे में खड़ा करना चाहिए जिन्होंने आबादी के अनुपात में सीटों का निर्धारण किया था। लद्दाख जैसे विशाल क्षेत्रों को केवल एक सांसद तक सीमित रखना या पूर्वोत्तर के प्रतिनिधित्व की अनदेखी करना भी इसी पुराने तंत्र की देन है। आज जब सुधार की कोशिश हो रही है तो उसे गंदगी बताकर विरोध करना तर्कसंगत नहीं है। प्रधानमंत्री और सरकार ने स्पष्ट किया कि बिल पास होने का अर्थ यह नहीं है कि कल से ही सीटें बदल जाएगी। अभी एक्ट बनने के बाद यह मामला डिलिमिटेशन कमीशन यानी कि परिसीमन आयोग के पास जाएगा। इसमें सुप्रीम कोर्ट के पूर्व जज और चुनाव आयोग के अधिकारी शामिल होते हैं। इस पूरे घटनाक्रम को अगर गहराई से देखें तो यह केवल एक बिल या एक भाषण का मामला नहीं है, यह एक बड़े राजनीतिक नैरेटिव की लड़ाई है। आज के समय में संसद की बहसें केवल सदन तक सीमित नहीं रहती। जैसे ही मोदी का यह भाषण सामने आया, सोशल मीडिया पे इसकी क्लिप्स वायरल हो गई। समर्थकों ने इसे विपक्ष की धुलाई बताया, जबकि आलोचकों ने इसे राजनीतिक भाषण करार दिया। यह दिखाता है कि आज की राजनीति में केवल तथ्य ही नहीं बल्कि उनकी प्रस्तुति और धारणा भी उतनी ही महत्वपूर्ण है। सबसे बड़ा सवाल यही है कि क्या इस बार महिला आरक्षण बिल वास्तव में लागू हो पाएगा या फिर यह भी पिछले प्रयासों की तरह अधूरा रह जाएगा। सरकार का दावा है कि इस बार वह पूरी तरह प्रतिबद्ध है, लेकिन विपक्ष के सवाल और राजनीतिक समीकरण इस रास्ते को आसान नहीं बनाता। लोकसभा में प्रधानमंत्री मोदी का यह भाषण केवल एक राजनीतिक बयान नहीं था, बल्कि एक संदेश था, विपक्ष के लिए भी और जनता के लिए भी। उन्होंने यह स्पष्ट करने की कोशिश की, सरकार महिला आरक्षण के मुद्दे पर पीछे नहीं हटेगी। वहीं विपक्ष ने भी यह संकेत दिया कि वह बिना अपनी शर्तों के इस बिल का समर्थन नहीं करेगा। प्रधानमंत्री मोदी का भाषण केवल एक नीतिगत बयान नहीं था, बल्कि विपक्ष के दोहरे मापदंडों पर एक करारा प्रहार था। एक तरफ आबादी के अनुसार हिस्सेदारी मांगना और दूसरी तरफ आबादी के आधार पर परिसीमन का विरोध करना, यह राजनीतिक अवसरवाद की पराकाष्ठा है। नारी शक्ति वंदन अधिनियम अब केवल महिलाओं के सशक्तिकरण का माध्यम नहीं रहा, बल्कि इसने भारतीय राजनीति के क्षेत्रीय और वैचारिक अंतर विरोधों को पूरी तरह से सत्ता पर ला दिया है। अब देखना यह है कि क्या विपक्ष मोदी के ब्लैंक चेक को स्वीकार कर बिल को निर्बाध रूप से पारित होने देते हैं या फिर ओबीसी और तकनीकी फांस लगाकर इसे एक बार फिर इतिहास के कूड़ेदान में डालने की कोशिश करते हैं। गौरव गोगोई ये बोलते नजर आए कि नहीं, यह स्थिति ऐसी है कि डिलिमिटेशन होगा और डिलिमिटेशन होने का मतलब है कि भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में जाएगा। यह पक्ष में कैसे जाएगा यह तो आप चुनाव के समय बताना। अभी पक्ष और विपक्ष में जाएगा यह मकसद नहीं, मुद्दा नहीं, बल्कि मुद्दा यह है कि आप वुमेन रिजर्वेशन बिल के पक्ष में हो कि नहीं, महिलाओं को आरक्षण देना चाहते हो कि नहीं, क्योंकि यह फितूर तो आपने शुरू किया था और अब जब पारित करने की बारी आई तो आप दूसरे मुद्दों को उठाकर डिलिमिटेशन की बात करके रिजर्वेशन ना देने के बहाने मत ढूंढो, बल्कि सामने आके बोलना पड़ेगा कि हमने महिला आरक्षण विधेयक लाने की बात की थी, पेश भी की थी, लेकिन अब जब दूसरी बार पेश हुआ, यह पारित करवाना है तो हम उसका विरोध कर रहे हैं। इसलिए इस ट्रैप में सारी पार्टियां, विपक्ष की पार्टियां भी फंसी हुई है, क्योंकि आप महिला आरक्षण विधेयक का विरोध करो या समर्थन करो, और अगर समर्थन करते हो तो डिलिमिटेशन का भी समर्थन करना पड़ेगा, और अगर विरोध करते हो तो वॉकआउट कर जाओ और अपने मुद्दों के साथ वॉकआउट करो, क्योंकि वोट करोगे इसके विरोध में तो फिर तो तुम्हारा नाम सामने आएगा कि इन पार्टियों ने महिला आरक्षण विधेयक का विरोध किया है। ये डिलिमिटेशन का बहाना बना के महिला आरक्षण को रोक नहीं सकते। आने वाले समय में यह देखना बेहद दिलचस्प होगा कि यह बहस किस दिशा में जाती है। क्या यह बिल वास्तव में कानून बन जाएगा? क्या राजनीतिक दल अपने मतभेद भुलाकर एकजुट होंगे, या फिर यह मुद्दा भी राजनीति की भेंट चढ़ जाएगा? फिलहाल इतना तय है कि महिला आरक्षण का यह मुद्दा आने वाले चुनाव में एक बड़ा चुनावी मुद्दा बनने वाला है और इसके केंद्र में रहेंगे प्रधानमंत्री मोदी और पूरा विपक्ष। धन्यवाद, मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक जुड़े रहिए हमारे साथ। ताज़ा खबरों से जुड़े रहने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें, ताकि हर खबर की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे।